जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के बीच साइंस सीरीज स्टार्ट किया हूं, जिसमें कि 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और आपके रेलवे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ साथ महत्वपूर्ण डिस्कशन कराया जाएगा, जिसे आप देखकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। तो आइए बिना देर किए मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? कांच में, पानी में, वायु में या निर्वात में? तो देखिए, प्रकाश जो है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है ना, अनुप्रस्थ तरंग है जो कि निर्वात में गमन करती है, निर्वात में भी गमन कर सकती है। निर्वात में सबसे अधिक गति से गमन करती है ये प्रकाश। कितना गमन करती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मैं कुछ चार्ट लाया हूँ आप लोगों के बीच, जो आपको समझने में लाभदायक होगी। आपको सभी को याद नहीं रखना है, बस इसका याद रखना है कि सबसे तेज गति से प्रकाश किस माध्यम में चलती है। तो निर्वात। निर्वात का मतलब होता है जहाँ पर कुछ नहीं है, एकदम खाली स्थान, वायु भी नहीं है, यानी वायु नहीं हो, है ना। तो आइए इसको ध्यान में रखेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है दोस्तों। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 देखिए यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सब मीटर प्रति सेकेंड में, क्योंकि चाल का मात्रा मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो कुछ माध्यम में प्रकाश की चाल को यहाँ पर हम दर्शाने की प्रयास किए हैं। जैसे कि कांच है, सबको याद नहीं रखना है, बस ये ध्यान रखना है कि देखिए सबसे ज़्यादा कांच है, तारपीन का तेल है, जल है, रॉक सॉल्ट है, नायलॉन है। सबसे ज़्यादा चाल किस में दिखाया गया है? निर्वात में। बस ये ध्यान में रखना है कि सबसे क्वेश्चन तो पहली बार आएगा कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस माध्यम में होती है? तो निर्वात में। कभी क्वेश्चन पूछेगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आप देखना चाहें तो जल को देख सकते हैं, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि निर्वात के बाद जल में अधिक है। इसको ध्यान में रखेंगे, सबको याद नहीं रखना है, बस ये तुलना करने के लिए मैं ये चार्ट आप लोगों के बीच लाया था। आगे देखते हैं कि मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है। मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े, गुर्दा। तो नियंत्रण यानी कि हमारे शरीर को कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल करने वाले सेंट्रल कौन सा है? तो कंट्रोल करने वाले हैं मस्तिष्क, यानी ब्रेन कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? ब्रेन। ब्रेन के बारे में मैं अगले वीडियो में डिटेल जानकारी ये आप लोगों के बीच लाऊंगा और डिस्कशन के माध्यम से ही कई टॉपिक को मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, कभी मस्तिष्क को पकड़ लेंगे, तो कभी हृदय के बारे में डिटेल जान लेंगे, कभी फेफड़े के बारे में, तो कभी गुर्दा के बारे में यानी किडनी के बारे में चर्चा कर लेंगे। अभी आप सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि हमारे शरीर पर यानी मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? मस्तिष्क है। कौन सा है? मस्तिष्क है। ठीक है, यानी ब्रेन। अब ब्रेन किस कोई ऊतक से बना होता है? तो तंत्रिका ऊतक से बना होता है, आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे आज किसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे? तो पाचन क्रिया के अधिकांश पार्ट को मैं आज क्लियर करने का प्रयास करूंगा। जैसे पहला क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन है कि पाचन की प्रक्रिया का अधिकांश भाग कहाँ होता है? तो पाचन की प्रक्रिया का अधिकांश भाग कहाँ होता है? आइए देखते हैं कि अधिकांश भाग कहाँ होता है। पेट में, बड़ी आंत में, या फिर छोटी आंत में, या यकृत में? तो इसका आंसर आप खुद बता दीजिएगा। मैं इसका डिस्कशन कर देता हूँ इस डायग्राम के माध्यम से। किसके माध्यम से? इस डायग्राम के माध्यम से आप ध्यान देंगे कि इसका प्रोसेस क्या है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित मैं बहुत महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होते हैं वो मैं क्लियर करने का प्रयास आज करूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों कि जो भी मानव भोजन ग्रहण करता है
वह जटिल रूप में होती है। किस रूप में होती है? जटिल रूप में भोजन ग्रहण करता है। और भोजन को जटिल से सरल बनाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं हम लोग? पाचन प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? भोजन के जटिल से सरल बनाने की प्रोसेस को ही हम लोग डाइजेशन कहते हैं, यानी कि पाचन कहते हैं, है ना। और ये पाचन की क्रिया जिस तंत्र के द्वारा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। और ये पाचन तंत्र का शुरुआत दोस्तों, कि पाचन तंत्र का शुरुआत होता है, ध्यान देंगे कलर मैं थोड़ा सा डिफरेंट ले लेता हूँ, रेड कलर प्रयोग करता हूँ, है ना। तो ये जो है आपका सबसे पहले मानव का भोजन के पाचन का शुरुआत होती है कहाँ से? माउथ से होती है, यानी मुख से होती है ना। मुंह से मानव के ये क्वेश्चन भी बनता है कि भोजन का पाचन मानव में कहाँ से शुरू होता है? तो मुख से होता है, मुख हुआ यानी माउथ कैविटी से होती है। यहाँ पर सबसे पहला पाचन होता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन का शुरुआत कहाँ से होती है? तो माउथ से होती है ना। माउथ में टीथ होती है, टंग होती है, कुछ एंजाइम निकलती है ना। तो ध्यान रखेंगे, लार रहती है और लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो जीवाणुओं को नष्ट करने का भी कार्य करता है और ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का भी कार्य करता है। आगे देखेंगे माउथ के बाद हमारा भोजन कहाँ पहुँचता है? तो माउथ के बाद ये एक होता है फेरिंग्स, एक होता है लेरिंग्स, है ना। इसके होते हुए ये आपका भोजन नली में पहुँचती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ओसोफेगस। क्या कहते हैं दोस्तों? ओसोफेगस। तो पहला भोजन कहाँ पहुँचा था? तो माउथ में। भोजन का पहला प्रोसेस कहाँ पहुँचा? माउथ में। दूसरा कहाँ पहुँचा? ओसोफेगस में। क्या माउथ में कुछ पाचन हुआ था? हाँ सर। क्या चीज़ का पाचन हुई थी? कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुई थी। ओसोफेगस में पाचन होती है। ओसोफेगस में किसी प्रकार की पाचन की क्रियाएं नहीं संपन्न होती है। ओसोफेगस में क्रमाकुंचन की गति होती है। कौन सा गति होती है दोस्तों? कर्माकुंचन की गति होती है। और ये कर्माकुंचन की गति क्या होता है कि ये फैलता है और सिकुड़ता है, फैलता है और सिकुड़ता है, ये भाग भोजन नली, जिसके कारण भोजन क्या होती है? जिसके कारण भोजन हमारा धीरे धीरे ये माउथ से होते हुए ओसोफेगस से होते हुए कहाँ पहुँच जाता है? स्टोमक में पहुँच जाता है, यानी कि पेट में पहुँच जाता है। अमाशय जिसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं हिंदी में? अमाशय कहते हैं। तो ये अमाशय में पहुँच जाता है। ये हमारे ओसोफेगस में किसी प्रकार के हार्मोन, किसी प्रकार के हार्मोन नहीं, किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। एंजाइम भोजन को पचाने का कार्य करता है, और जब कोई एंजाइम ही यहाँ नहीं पाया जाएगा तो फिर यहाँ पर भोजन का पाचन की क्रियाएं नहीं होती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि मानव पाचन तंत्र के दौरान किस अंग में किसी प्रकार के भोजन का पाचन नहीं होती है? तो भोजन का पाचन कहाँ नहीं होती है दोस्तों? ओसोफेगस में। लेकिन माउथ में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरुआत हो चुका है। अभी तक प्रोटीन नहीं पच रहा है, लेकिन प्रोटीन के पचने की शुरुआत हो जाती है हमारा स्टोमक में। कहाँ होती है? स्टोमक यानी अमाशय में। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है दोस्तों कि पहली बार प्रोटीन का पाचन का शुरुआत कहाँ से होता है? मुख से, ओसोफेगस से, या मुख से ओसोफेगस से, या स्टोमक से, या छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से? तो आपका आंसर क्या होगा? स्टोमक से। देखिए भोजन में मुख्य रूप से कुछ पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा यानी कि फैट है ना, वसा है, विटामिन है, वाटर है, ये सब है, जिसमें से यही सब सरल रूप में कन्वर्ट होना यानी पाचन कहलाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन का शुरुआत माउथ से हो गया। ओसोफेगस में कोई भी पोषक तत्व का पाचन नहीं होता है। स्टोमक की बात करें तो स्टोमक में किसका पाचन शुरुआत हो जाती है? तो प्रोटीन का पाचन शुरुआत होता है। ठीक है, आगे हम लोग कोई नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा कर लेंगे कि स्टोमक से कौन कौन सा एंजाइम निकलता है जो कि पाचन करने का कार्य करता है। तो स्टोमक से आप एक चीज़ याद रख सकते हैं कि स्टोमक से एक एसिड निकलता है, जिस एसिड का नाम क्या है? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है ना, जो कि भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। ये क्षारीय रहता है और भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। फिर यहाँ से कुछ पाचन भोजन यहाँ
अच्छे कम से कम 2 से 3 घंटे यहाँ रहता है। यहाँ के बाद भोजन का प्रोसेस कहाँ पहुँच जाता है दोस्तों, ये छोटी आंत में। ये जो कलर दिख रहा है ना लगभग ब्लू कलर का, यह है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तब भोजन का पहला प्रोसेस कहाँ गया था दोस्तों, फिर से एक बार रिकॉल करेंगे हम लोग। तो पहला भोजन का शुरुआत पाचन कहाँ से? मुख से। दूसरा भोजन गया कहाँ? ओसोफेगस में। तीसरा और स्टोमक में। चौथा स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर क्या होता है कि छोटी आंत में जो भोजन का पूर्ण पाचन हो जाती है। अच्छा, अभी तक आपने देखा कि माउथ में किस किस पोषक तत्व का पाचन शुरू हुआ था, तो कार्बोहाइड्रेट का। ओसोफेगस में किसी चीज़ का नहीं हुआ था। स्टोमक में प्रोटीन का हुआ था, है ना। पूर्ण रूपेण प्रोटीन का पाचन नहीं हुआ। पूर्ण रूप से भोजन का पाचन आपका हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। सबका, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो या वसा हो, सबका पूर्ण रूप से पाचन कहाँ हो जाती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ठीक है। लेकिन अभी तक आपने देखा कि पेट तक में यानी अमाशय तक में हमारा फेट नहीं टूटा है, यानी कि वसा का पाचन नहीं हुई है। तब वसा का जो पाचन होता है वो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि छोटी आंत में। इसके अलावा जो पूर्ण रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और ये फैट, ये तीनों पूर्ण रूप से सरल रूप में कन्वर्ट हो जाती है कहाँ पर? छोटी आंत में। तो ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि मानव पाचन तंत्र के दौरान पूर्ण रूप से पाचन तंत्र किस अंग में होती है, तो कौन सा आंसर मारेंगे आप? स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में होती है। आगे देखते हैं हम लोग। छोटी आंत में ही आप ध्यान रखेंगे कि छोटी आंत में ही एक कुछ पाया जाता है, इसमें भिलाई, ऐसे आपका बाल आकार का, रोम आकार का होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? भिलाई, या इसको भीली भी कह देते हैं। यहाँ पर भोजन का अवशोषण भी होता है, यानी पचे हुए भोजन का अवशोषण भी होता है। किसके द्वारा होता है? भिली या भिलाई के द्वारा अवशोषण होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि मानव में पाचन के बाद भोजन का अवशोषण कहाँ होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन के लिए यकृत से भी कुछ आपका यहाँ पर स्राव होती है लिक्विड का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हम पित्त कहते हैं, है ना। इसके अलावा पेनक्रियाज यहाँ पर देखेंगे, इस साइड है पेनक्रियाज, पीले ढंग के जो दिख रहा है। पेनक्रियाज से भी कुछ जूस निकलती है, यानी रस निकलती है, जिसे पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। यहाँ पर लीवर है, लीवर से निकलती है, और ये दोनों जाके कहाँ मिलती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये पूर्ण रूप से भोजन को पचाने का कार्य करता है। ये पेनक्रियाज से एक हार्मोन निकलता है, इंसुलिन, है ना, इंसुलिन। तो इंसुलिन कहाँ से निकलती है? पेनक्रियाज से, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे कि दोस्तों अभी तक हमने देखा कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया, प्रोटीन का पाचन हो गया, और अंततः छोटी आंत में ये फैट का भी पाचन हो गया। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मानव पाचन तंत्र के दौरान वसा का पाचन का शुरुआत और अंत दोनों कहाँ होता है, तो छोटी आंत में हो जाती है। कहाँ होती है? छोटी आंत में। यहाँ से देखेंगे कि अभी तक हमारे पास वाटर बचा हुआ है, और वाटर ये नहीं है कि जो हम पीते हैं वही पानी है सिर्फ। खाना जब खाते हैं हम कोई चीज़, जैसे हम लोग कोई फ्रूट खाते हैं तो उसमें भी वाटर है। तो ये सब वाटर का अवशोषण जो होता है, या आपका ये कलर से दिख रहा है आपका, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, यानी इसको क्या कहते हैं हम लोग दोस्तों? बड़ी आंत कहते हैं। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, यानी कि वाटर का अवशोषण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनेगा दोस्तों? कि भोजन पाचन के बाद जल का अवशोषण कहाँ होता है, तो जल का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। क्वेश्चन पूछता है। और अंततः जल के अवशोषण के बाद क्या हो जाती है? ये आपका रेक्टम होते हुए एनस के द्वारा हमारा ये जो भी मल होता है, अपशिष्ट पदार्थ होती है, ये सुबह सुबह बाहर हो जाता है। तो हम यह उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस डायग्राम के माध्यम से आपको हम डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ भाग समझाने में सक्षम हुए हैं। इसमें पूर्ण रूपेण हम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एंजाइम के बारे में अभी चर्चा नहीं किए हैं।
तो इसका आंसर क्या होगा, आप ही लोग बता दीजिए थोड़ा, कि पाचन की प्रक्रिया का अधिकांश भाग कहाँ होता है, यानी अधिकांश भाग पूरा हो जाता है कहाँ पर, आपका छोटी आंत में। कहाँ हो जाती है, छोटी आंत में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, छोटी आंत। एनी प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपके प्रॉब्लम को कमेंट के माध्यम से बताया जाएगा। अगर कमेंट के माध्यम से नहीं बता पाएँ तो नेक्स्ट जब वीडियो आएगी तो उसमें आपके कमेंट के जिक्र किया जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों कि बिजली की खोज किसने की थी। तो बिजली की खोज करने वाले थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन करने वाले थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बिजली की खोज किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। आइए कुछ और चर्चा हम लोग कर लेते हैं दूसरे, है ना, दूसरे चीज़ का चर्चा कर लेते हैं। न्यूटन किसका खोज किया, तो गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया। न्यूटन कौन से नियम दिया, तो गति का नियम दिया। न्यूटन कौन से नियम दिए थे, गति के नियम दिए थे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि गति का नियम किसने दिया था, तो आपका न्यूटन दिया था। इसके अलावा आपका गति का नियम हो गया, गुरुत्वाकर्षण का खोज हो गया, ठीक है। एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन, ये किसका खोज किया था दोस्तों, बल्ब का खोज किए थे। किसका खोज किए थे, बल्ब का खोज किए थे। अगला देखेंगे आइंस्टीन, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था, ध्यान रखेंगे। डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीएनए का पूरा नाम होता है दोस्तों कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसमें डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड ध्यान में रखता है, राइबो भूल जाता है, लेकिन राइबो भी आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन क्या हो गया यहाँ कि डीएनए का पूरा नाम क्या हो गया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ध्यान रखेंगे। तो डीएनए के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो सेल के कौन से भाग में, तो सेल के केंद्रक में पाया जाता है, यानी कि न्यूक्लियस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक में आपका डीएनए पाया जाता है। और डीएनए क्या है, एक अनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए कैसा पदार्थ है दोस्तों, अनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए कैसा पदार्थ है, अनुवांशिक पदार्थ है। और डीएनए की क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं हम लोग, जीन कहते हैं। डीएनए की इकाई क्या है, जीन है, ध्यान रखेंगे। आगे, बल का एसआई मात्रक या एसआई इकाई क्या है, तो बल का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन। आइए कुछ और ऑप्शन है, उस ऑप्शन के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, उसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, जूल किसका मात्रक है, जूल है कार्य का मात्रक। जूल किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक है। आगे, वाट किसका मात्रक है, तो वाट आपका शक्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है, पावर, शक्ति का मात्रक है। पास्कल किसका मात्रक है, दाब का मात्रक है। अब हम लोग बल के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। बल एक कैसी राशि है दोस्तों, बल एक सदिश राशि है। बल एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। अब बल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर ma, F बराबर ma, है ना। F का मतलब होता है फोर्स यानी बल, M का मतलब होता है मास, और A का मतलब होता है एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। यानी बल बराबर होता है कि द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। इसमें जो बल का एसआई मात्रक होता है, न्यूटन तो कह देता है, लेकिन मुख्य रूप से जो बल का एसआई मात्रक होता है ये होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस गैस को जीवन गैस कहा जाता है, तो ऑक्सीजन को जीवन गैस कहा जाता है। किसको जीवन गैस कहते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन को जीवन गैस कहते हैं। आगे, लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व पाया जाता है,
तो लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि इंग्लिश में इसी को हम लोग कहते हैं आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पल्स या रेड ब्लड सेल भी कहा जाते हैं। तो इनमें कौन सा तत्व पाया जाता है? आयरन यानी कि लोहा पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। कुछ आयोडीन की चर्चा करें तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग? घेंघा रोग हो जाता है। और आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? एनीमिया यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं रक्त अल्पता। क्या कहते हैं? यानी खून की कमी हो जाती है। और कैल्शियम की कमी से हड्डी में रोग हो जाता है। तो आप ऑस्टियोपोरोसिस कर सकते हैं, है ना, हड्डी कमज़ोर हो जाती है कैल्शियम की कमी से। अगला, दाब का एसआई इकाई क्या है? यानी दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक क्या है? अभी हमने देखा था बल का एसआई मात्रक क्या था? न्यूटन। तो दाब के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। दाब को इंग्लिश में कहते हैं प्रेशर, है ना। P बराबर होता है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। बल को हम लोग F कहते हैं और क्षेत्रफल को एरिया यानी कि A से डिनोट करते हैं। तो ये भी एक फॉर्मूला है, ये इसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि दाब बराबर यानी कि P बराबर F बटे A। तो इससे आप मात्रक निकाल सकते हैं। बल का मात्रक आपने पढ़ा था क्या चीज़? न्यूटन, है ना। बल का मात्रक न्यूटन। और एरिया का मात्रक यानी क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी दाब का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पर देखिए कोई ऑप्शन में तो है ही नहीं, जूल है, वाट है, पास्कल है, एम्पियर है। तो ये मेन जो मात्रक है दाब का न्यूटन मीटर स्क्वायर है। लेकिन दाब के बारे में जिक्र करने वाले व्यक्ति थे कौन? एक पास्कल नामक व्यक्ति थे, बी पास्कल, है ना। इसके सम्मान के कारण दाब का ऐसा मात्रक क्या कर दिया गया है? पास्कल। तो आप ध्यान में रख सकते हैं कि दाब का ऐसा इकाई क्या है? पास्कल है। जबकि जूल की चर्चा कर लिए थे, कार्य का मात्रक जूल होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, और एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और दाब भी एक सदिश राशि है, आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश वर्ष किसका माप है? तो प्रकाश वर्ष, देखिए यहाँ पर वर्ष है यानी कि टाइम देखकर आप ये नहीं कर सकते हैं कि ये समय का मात्रक है, आप गलत हो जाएंगे, है ना। प्रकाश वर्ष किसका माप है या किसका मात्रक है, आप ये ध्यान रखेंगे। तो ये जो प्रकाश वर्ष है ये दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है दोस्तों? दूरी का मात्रक है। और ये जो दूरी का मात्रक है, तो इससे और क्वेश्चन क्या बनेगा कि एक प्रकाश वर्ष में यानी एक लाइट ईयर में कितना किलोमीटर होता है? तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, है ना। 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर यानी 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर होता है। इसी को मीटर में चेंज करेंगे तो 12 से हो जाएगा 15, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितना जीरो होता है? 1000 मीटर यानी 3 जीरो, तो 3 बढ़ जाएगा यानी 12 3 15 हो जाएगी। यही हम बात कर लें अगर पारसेक, ये पारसेक भी दूरी का मात्रक है। दूरी का सबसे बड़ी मात्रक क्या है? पारसेक है। और पारसेक में देखा जाए तो पारसेक जो है, एक पारसेक बराबर कितना आपका प्रकाश वर्ष होता है? एक पारसेक बराबर हो जाता है 3.26 लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष। तो ये ध्यान रखेंगे आप। एक प्रकाश वर्ष में पूछे कितना किलोमीटर, तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। लेकिन कहेगा कि एक प्रकाश पारसेक में कितना, एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ध्यान रखेंगे। आप अगर देखना चाहें तो आइए, एक प्रकाश वर्ष किसको कहते हैं? तो एक वर्ष में तय किया गया निर्वात में प्रकाश की ये जो दूरी है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। आगे, सूर्य किस गैस से मुख्य रूप से बना है? सूर्य किस गैस से मुख्य रूप से बना है? नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन से, कार्बन से या हीलियम से? तो सूर्य जो है मुख्य रूप से हाइड्रोजन का गोला है। सूर्य क्या है? हाइड्रोजन का गोला है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन के बारे में चर्चा करें दोस्तों। हाइड्रोजन को क्या कहते हैं हम लोग? आवारा तत्व कहते हैं।
क्वेश्चन पूछेगा हमारे आवर्त सारणी के ये आवारा तत्व के नाम से कौन सा तत्व को कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को, है ना। हाइड्रोजन को कौन सा तत्व कहते हैं हम लोग, आवारा तत्व कहते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन होते हैं, है ना। पहला है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, है ना। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ड्यूटेरियम को ही क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ये भारी जल का ऐसा मात्रक है ना। हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है पहला वर्ग का तत्व है और पहला स्तंभ का भी तत्व है, और यह जो है अपवाद है, जो कि ये आपका धातु की ओर आके बैठ जाता है ना। तो ध्यान रखेंगे इसको। इंसान के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, इंसान के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, आइए आज आपके शरीर की सभी हड्डियों के बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेंगे। इसका आंसर आप जानिए, इसका 206 हड्डी होती है। इंसान के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, 206 हड्डियां होती है। आप लोगों के बीच हम हड्डी के बारे में लाए होंगे, उम्मीद है। हड्डी का मिस्टेक हो गया क्या, हड्डी का फिगर लाए थे आपको समझाने के लिए, लगता है वो मिस्टेक हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, हड्डी के बारे में और हम लोग थोड़ा मोड़ा अभी जानकारी ले लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम हड्डी के बाद विशेष जानकारी लेंगे। मिस्टेक हो गया, मैं ये सोच रहा था कि हड्डी की जो स्ट्रक्चर है ऐड किया था, लेकिन नहीं कर पाए। चलिए कोई बात नहीं, आप थोड़ा मोड़ा जान लीजिए हड्डी के बारे में, है ना। हड्डी का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। और इसके बारे में जो डॉक्टर होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, ऑस्टियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, ऑस्टियोलॉजिस्ट। हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, 206 हड्डियां होती है, जिसमें से अगर हम देखा जाए तो फेस में कितनी हड्डियां होती है, 14 हड्डियां होती है। दोनों पैर में यानी लेग मतलब पैर, दोनों पैर मिलाकर 60 हड्डियां, कितने 30 हड्डी पाया जाता है। इसके अलावा हमारे हाथ में यानी हैंड में कितनी हड्डी होती है, 60। उसी ढंग से 30 हड्डियां होती है। हमारे कान में कुल कितनी हड्डियां होती है, 6 हड्डियां होती है, 3 गो, है ना। प्रत्येक कान में 3 गो। इसको आप याद रख सकते हैं मिस से, मिलियस, इंकस और स्टेपिस। मिलियस, इंकस और स्टेपिस, ये 3 हड्डियां होती है। और स्टेपिस जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। स्टेपिस हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। वहीं हम लोग पैर की बात करें तो पैर में एक हड्डी पाया जाता है दोस्तों, जिसका नाम है फीमर। पैर में एक हड्डी पाया जाता है जिसका नाम क्या है, फीमर। और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। क्वेश्चन पूछेगा हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर है और सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपिस है ना। पैर की हड्डी का नाम में से एक है टिबिया, एक का नाम है टिबिया है, फिबुला है। ये सब ध्यान में रखेंगे। विशेष चर्चा हम लोग करेंगे हड्डी के बारे में कभी नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट लेक्चर में। आपके पास ये डायग्राम लाएंगे, डायग्राम के सहायता से आपको हम समझाएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, कहता है किस उपकरण से विद्युत धारा नापी जाती है, यानी विद्युत धारा का माप किससे किया जाता है, आमीटर से, वोल्टमीटर से, थर्मामीटर से, और कौन मीटर है जी, और है आपका बैरोमीटर, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, तो विद्युत धारा मापा जाता है ए मीटर से। विद्युत धारा किससे मापा जाता है, ए मीटर से। आइए आप लोगों के बीच कुछ मैं उपकरण लाया हूँ, उस उपकरण को आप या तो चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो अभी तुरंत याद कर सकते हैं। आइए देखते हैं उस उपकरण को, जिसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन क्या है, ये है पहला क्वेश्चन, ये रहा। चलो, पॉलीग्राफ यंत्र है। पॉलीग्राफ जो है उपकरण है, इसे झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है, यानी कि झूठ और सच में फर्क करने वाले, यानी झूठ का पता लगाने वाले यंत्र कौन सा है दोस्तों, पॉलीग्राफ। कौन सा यंत्र है, पॉलीग्राफ। अगला देखेंगे गायरोस्कोप। ये नया उपकरण है, आप ध्यान रख सकते हैं। ये घूमती हुई वस्तुओं की गति मापता है, यानी कोई वस्तु घूम रहा है, कोई वस्तु क्या कर रहा है, घूम रहा है, उसकी गति क्या है, उसकी माप किससे होती है, गायरोस्कोप से। किससे होती है, गायरोस्कोप से।
पहला पॉलीग्राफ से झूठ का पता लगाता है, गायरोस्कोप से घूमने वाली गति का पता लगाता है, यानी घूमती हुई वस्तुओं की गति। रिक्टर पैमाना को हर कोई जानता है, भूकंपीय तरंगों का आयाम किया जाता है, यानी भूकंप का तरंग किससे मापा जाता है, रिक्टर पैमाना से मापा जाता है। अगला है दोस्तों कैस्कोग्राफ क्या होता है, पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र है, यानी कि पौधे की वृद्धि कितनी तेजी से हो रही है ये मापने वाला यंत्र का नाम क्या है, कैस्कोग्राफ। कौन सा है, कैस्कोग्राफ। टेंशन नहीं लीजिए, थोड़ा सा जोड़ पड़ेगा, अगर संभव हो सके तो आप लोग कॉपी और कलम लेकर बैठिए और नोट करने का भी प्रयास करेंगे। अगला है दोस्तों रेन गेज। अगला क्या है, रेन गेज। रेन का मतलब भी होता है वर्षा, यानी वर्षा मापी यंत्र है रेन गेज। गीगर काउंटर किससे मापा जाता है, आपतित विकिरण का मापन, यानी आपतित विकिरण आप जानते हैं, फिजिक्स में पढ़ाएंगे हम कभी, आने वाली किरण को आपतित कहते हैं और परावर्तक सतह से लौट के जाने वाले को परावर्तित कहते हैं। तो आपतित विकिरण का मापा जाता है गीगा काउंटर के द्वारा। अगला है एमीटर, जो अभी क्वेश्चन था, एमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, विद्युत धारा मापा जाता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी मापा जाता है। अगला है आपका हाइड्रोमीटर। आपको बताए थे पिछला लेक्चर में, ज्योग्राफी का शायद एक लेक्चर था कि हाइड्रोमीटर, हाइड्रो शब्द जहाँ भी आ जाए वहाँ पर आप द्रव से तुलना करेंगे, यानी जल के आप देख सकते हैं। द्रव की तुलनात्मक घनत्व, यानी द्रव के घनत्व का मापन किससे किया जाता है दोस्तों, हाइड्रोमीटर से। अगला है स्टेथोस्कोप हृदय की धड़कन को मापा जाता है ना, जिसको हम लोग आला के नाम से जानते हैं, डॉक्टर साहब रखते हैं आला, है ना। तो हृदय की धड़कन की गति स्टेथोस्कोप, हृदय की धड़कन की गति स्टेथोस्कोप। अगला है स्फिग्मोमैनोमीटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आई। स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, रक्तचाप, यानी ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। सामान्य व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, 180/20, नहीं यही होता है ना, 180/20। आगे देखेंगे कैरोटोमीटर, क्या होता है, कैरेटोमीटर से क्या मापा जाता है, सोने की शुद्धता मापी जाती है, यानी कैरेट। आप लोग सोने की शुद्धता किस में मापते हैं, कैरेट में। ऐसी के एक यंत्र बन गया कैरेटोमीटर, सोने की शुद्धता। अगला है लक्स मीटर, प्रकाश की तीव्रता। ऐसे भी प्रकाश की तीव्रता कैसा है, मात्र लक्स होता है, तो लक्स मीटर जो डिवाइस है उसके द्वारा प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी याद हो गया होगा। कौन कौन सा है, पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र, गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तुओं का गति मापने वाला, गायरो घूमते हुए गति, गायरो घूमती हुई गति, गायरो घूमते हुए गति, घूमती हुई गति, गायरो घूमती हुई गति, रिक्टर भूकंपीय तरंग, कैस्कोग्राफ पौधों में वृद्धि मापने वाला, रेन गेज वर्षा मापी, रेन गेज वर्षा मापी, गीगर काउंटर ये आपतित विकिरण का मापन, एमीटर विद्युत धारा, हाइड्रोमीटर द्रव के तुलनात्मक घनत्व, स्टेथोस्कोप हृदय की धड़कन की माप, स्फिग्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर, कैरोटोमीटर सोने की शुद्धता। आगे लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी लंबी, अच्छा ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो आप लोगों को समस्या तो नहीं होती है, आप बता दिया करें। आगे ध्वनि तरंग किस माध्यम में सबसे तेजी से चलती है। दोस्तों इससे पहला क्वेश्चन था प्रकाश के बारे में। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग था जो निर्वात में भी गमन करती थी, लेकिन ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसा तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, और यह निर्वात में गमन नहीं करती है, यह निर्वात में गमन नहीं करती है। कौन, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है, लेकिन ये ठोस द्रव और गैस ये तीनों में गमन करती है, यानी तीनों में चलती है ध्वनि। साउंड क्वेश्चन पूछेगा पहला ही, ध्वनि एक कैसा तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। क्या ये निर्वात में चलती है, नहीं चलती है, यानी निर्वात में ये गमन नहीं करती है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो सर ठोस द्रव गैस में जब चलता है तो सबसे तेज किस में, तो सबसे तेज चलता है ठोस में। सबसे तेज चलने वाले माध्यम कौन सा है, ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस।
सर चौथा ऑप्शन को दिखाइए ना। आइए देखिए, निर्वात। निर्वात है, निर्वात। निर्वात में ध्वनि का चाल क्या? 0, सुन ही नहीं पाएंगे। आगे, यानी कि हवा का जरूरत है। आइए कुछ हम लोग आंकड़ा देखते हैं, कुछ को याद रखने का प्रयास करेंगे कि ध्वनि किस किस माध्यम में ये कितना स्पीड से चलती है। सबको याद नहीं रखना है ना। ठोस, ठोस पदार्थ देखते हैं। ठोस में एल्युमिनियम आता है, निकेल आता है, स्टील आता है, लोहा आता है, पीतल आता है, कांच आता है। तो सबसे तेज देखा जाए तो 6420 मीटर प्रति सेकेंड की गति से ध्वनि चलती है। किसमें? एल्युमिनियम में। दूसरा निकिल में। सबको याद रखें सर? नहीं याद रखना है, ठीक है, बस याद रख लीजिए। ज़्यादा ज़्यादा सबसे अधिक चाल किस धातु में होता है? तो एल्युमिनियम में। अवस्था पूछे तो ठोस अवस्था में। द्रव में देख लीजिए, द्रव में ध्वनि का चाल 1531 हो जाएगा। जल में 1498 हो जाएगा। याद नहीं रखना है सर। वायु वाला, वायु वाला आप याद रख सकते हैं। ये वायु वाला, वायु में भी गैसीय अवस्था में आप वायु को याद रख सकते हैं। कहीं पे 332 मीटर प्रति सेकंड रहता है, 346 हो जाता है कहीं कहीं। ये टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है, ठीक है, तो सबको याद नहीं रखना है। अगला है भोजन। पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो भोजन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल जानकारी दे दूंगा, क्योंकि अभी लेक्चर बहुत लंबा चला जाएगा। बस आप याद रखेंगे कि किस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। दिमाग की सुरक्षा किस भाग द्वारा होता है? तो दिमाग की सुरक्षा यानी ब्रेन का रखवाली कौन है? खोपड़ी है। कौन है? खोपड़ी। तो दिमाग की सुरक्षा यानी कि दिमाग का जो सिक्योरिटी है वो खोपड़ी में होता है। खोपड़ी में कुल 8 हड्डी होती है। ये 8 हड्डी के बीच में ही हमारा ब्रेन पाया जाता है ना। और ये 8 हड्डी अचल हड्डी है, यानी इमूवेबल है। कैसा है? इमूवेबल हड्डी है और मजबूत हड्डी है। इसी के द्वारा हमारे ब्रेन को ये सुरक्षा प्रदान किया जाता है। अगला देखेंगे दोस्तों कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या है? तो शुद्ध जल का पीएच मान आपका 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। देखिए थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं हम लोग पीएच स्केल के बारे में। किसके बारे में? पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक दर्ज किया जाता है ना। 0 से लेकर 14 तक दर्ज किया जाता है ना। तो यहाँ पर देखेंगे जिसमें से 0 से लेकर यानी 7 से कम देखा जाए तो 7 से कम जिसका पीएच मान होगा वह एसिडिटी कहलाता है, यानी एसिडिक कहलाएगा। एसिड हो जाएगा यानी अम्लीय माध्यम होगा। अब जिसका मान आपका हो जाएगा कितना? 7 से अधिक, 7 से अधिक वो होगा, उसका माध्यम कैसा होगा? क्षारीय विलयन हो जाएगा, यानी क्षारीय हो जाएगा। उसकी प्रकृति कैसा हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि किसी वस्तु का या किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 से अधिक हो तब उसका प्रकृति क्षारीय, और जिसका पीएच मान 7 से कम हो उसका प्रकृति अम्लीय। आप कहेंगे सर जिसका पक्का पक्की एकदम क्या हो? 7 हो। जिसका पक्का पक्की क्या हो? 7 हो, तब वो कहलाता है न्यूट्रल, यानी कि उदासीन। वो क्या कहलाता है? उदासीन प्रकृति। तो देखिए शुद्ध जल का पीएच मान कितना है? 7 है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 है। तो अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना है? 7। लेकिन अगला बार हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि शुद्ध जल का प्रकृति कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय या उदासीन? स्वाभाविक है, जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है वो उसका प्रकृति उदासीन होता है। 7 से अधिक वाला क्षारीय, 7 से कम वाला अम्लीय। मनुष्य का रक्त किस रंग का होता है? तो मनुष्य का रक्त आपका लाल रंग का होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में किस आयरन का उपस्थिति होता है? अभी चर्चा किए थे। किस धातु का? यानी कि आयरन धातु का। कोई दिक्कत? आगे, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? घनत्व के कारण तैरता है जी। बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? तो घनत्व कम हो जाता है। किसका? बर्फ का। पानी पे कोई भी पदार्थ तभी तैरेगा जब
पानी से उसका तैरने वाले ये बर्फ का टुकड़ा है, पानी पर कोई भी वस्तु तभी तैरेगा जब पानी से इसका घनत्व क्या हो, कम हो। कम घनत्व वाले तैरेगा, ज़्यादा घनत्व वाले डूब जाएगा, याद रखेंगे। कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? अभी चर्चा की थी डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा। इंसुलिन किसके द्वारा निर्माण होता है? पेनक्रियाज यानी कि आपका अग्नाशय के द्वारा। पेनक्रियाज इसी को कहते हैं। पेनक्रियाज मिश्रित ग्लैंड है जी, है ना, ये याद रखेंगे। ये हार्मोन भी स्रावित करता है और एंजाइम भी स्रावित करता है। पेनक्रियाटिक जूस के द्वारा हम लोग भोजन के पूर्ण पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में किए थे, और यहाँ पर इंसुलिन नामक हार्मोन निकालता है। और इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की, कहाँ गया है इंसुलिन, ये रहा इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी हो जाता है? डायबिटीज। तो क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखिएगा। तापमान किस यंत्र से मापा जाता है? तो तापमान किस यंत्र से, अभी तुरंत चर्चा किए थे बहुत सारे उपकरण के बारे में। तापमान थर्मामीटर से मापा जाता है। टेलीस्कोप उसमें नहीं था, ध्यान रखिए। ये दूर की वस्तु को देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप ये हृदय की गति। बैरोमीटर ये दाब मापने वाले यंत्र को बैरोमीटर कहते हैं। ओजोन परत किससे बना होता है? इसका सटीक क्वेश्चन अगर बना जाए तो ये कह सकते हैं कि ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। ऐसे ओजोन परत किस गैस से? तो ओजोन गैस से बना होता है, ध्यान रखेंगे। ओजोन के आँख किस प्रकार का लेंस है? आँख, मनुष्य की आँख में किस प्रकार का लेंस है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, आँख के बारे में कभी और बाद में चर्चा कर लेंगे। थोड़ा सा बता देते हैं कि मानव आँख में जो दान दिया जाता है, ये कॉर्निया पार्ट का दान दिया जाता है, और ये जो लेंस है ये आपका उत्तल लेंस है। मानव नेत्र में जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? रेटिना पर बनती है। और कैसा बनता है? उल्टा और सीधा बनती है, उल्टा एवं सीधा बनता है, और आपका वास्तविक बनता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होती है? तो दूध का सफ़ेद रंग केसिन के कारण होती है। केसिन एक प्रोटीन है, केसिन प्रोटीन के कारण ही दूध का रंग सफ़ेद दिखता है। लैक्टोज एक ये आपका मीठा पदार्थ है, यानी कि शर्करा है। ग्लूकोज का मात्रक C6H12O6 है। पानी H2O है, ध्यान रखेंगे। बिजली का प्रवाह किससे होती है? तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही बिजली का प्रवाह होती है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से ही क्या कहता है? बिजली प्रवाह होती है। आगे चर्चा करेंगे कभी हम लोग डिटेल। अभी आगे बढ़ते हैं। श्वसन के लिए कौन सी गैस जरूरी है? तो श्वसन के लिए आपका ऑक्सीजन गैस जरूरी है। श्वसन के लिए कौन सी गैस जरूरी है? ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। आगे, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से मिलता है? तो कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से मिलता है? तो विटामिन डी। विटामिन डी। आगे, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। विटामिन डी से रिकेट्स यानी हड्डी से संबंधित बीमारी होती है। विटामिन बी के कारण बेरी होती है, और विटामिन सी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है। हृदय किस प्रकार की मांसपेशी से बना है? तो हृदय जो है आपका कार्डियक मसल से बना है। हार्ट के बारे में कभी बाद में चर्चा करेंगे। अगला आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत किससे मानी जाती है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दे सकते हैं। ऐसे बता देते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत किससे मानी जाती है? तो सूक्ष्म जीवों से मानी जाती है। ये लेक्चर समाप्त होती है, और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने अंतिम तक देखा है। आइए मिलते हैं हम लोग अब अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।